कहानी की शुरुआत मैथ्यू नाम के एक हमेशा से कुंवारे युवा से होती है, जो समवन फ्रॉम बिहाइंड नामक अपना पहला उपन्यास पूरा करने में गहराई से मग्न था। वह एक संघर्षरत अनाथ था जो एक प्रसिद्ध लेखक बनने का सपना देख रहा था। उसकी सबसे बड़ी उम्मीद यह थी कि उसका उपन्यास एक प्रकाशक द्वारा स्वीकार कर लिया जाएगा, जिससे उसका जीवन और आर्थिक स्थिति बदल जाएगी। दिन प्रतिदिन वह एक दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करता था, एक कार्गो ट्रक के साथ सहायता करता था। उसकी नौकरी में भोजन और कपड़ों से लेकर रेस्तरां के कच्छे और कभी कभी कॉलेज के छात्रों के सामान को ले जाने जैसे सभी प्रकार के सामानों को लोड करने और उतारने का अनथीन काम शामिल था। एक दिन विश्वविद्यालय परिसर में डिलीवरी करते समय मैथ्यू ने संयोग से एक प्रसिद्ध उपन्यासकार को साहित्य के छात्रों को एक सेमिनार देते हुए देखा। लेखिका एलिस युवा और सुंदर लग रही थी। मैथ्यू ने तुरंत एक आकर्षण महसूस किया। यह स्पष्ट रूप से पहली नज़र के प्यार का मामला था। हालांकि जब वह एलिस को निहारने का आनंद ले रहा था, उसके दोस्त ने अचानक उसे वास्तविकता में वापस ला दिया। मैथ्यू को याद दिलाया कि वे सिर्फ आम मजदूर थे। मैथ्यू ने फिर इसे नज़रअंदाज कर दिया और काम पर वापस चला गया। कुछ दिनों बाद मैथ्यू को प्रकाशक से लंबे समय से प्रतीक्षित उत्तर मिला। दुर्भाग्य से उसका उपन्यास अस्वीकार कर दिया गया था, जिसने कुछ ही सेकंड में उसकी उम्मीदों को कुचल दिया। बिना डरे उसने प्रकाशक को यह पूछने के लिए फ़ोन किया कि उसके लेखन के कौन से हिस्से आकर्षक नहीं थे। उसे अपने उपन्यास को संशोधित करने की उम्मीद थी, लेकिन कॉल तुरंत काट दी गई। अगले ही दिन मैथ्यू काम पर वापस आ गया। उसे एक अपार्टमेंट साफ करने का काम सौंपा गया। इसके बुजुर्ग किराएदार का 2 दिन पहले निधन हो गया था। अपार्टमेंट के मालिक ने बताया कि उस बूढ़े व्यक्ति ने 20 साल तक वह जगह किराए पर ली थी। बिना किसी परिवार के अकेले रहता था और कोई भी उससे मिलने नहीं आया था। उन्हें कुछ फर्नीचर एक चैरिटी में ले जाने का निर्देश दिया गया था, जबकि बाकी बचे सामान को बस फेंक दिया जाना चाहिए। बूढ़े आदमी के शयन कक्ष के अंदर मैथ्यू ने देखा कि वह किताबों, समाचार पत्रों और विभिन्न अन्य अजीब चीज़ों से भरा हुआ था। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता था कि मृतक को पढ़ने और लिखने का शौक था। मैथ्यू ने जल्दी से सामानों को प्लास्टिक की थैलियों में रखना शुरू कर दिया। उसे पता चला कि दिवंगत बूढ़े व्यक्ति का नाम लियोन था। उसे एक युवा लियोन की तस्वीर भी मिली जो कभी सैनिक था और अल्जीरिया में लड़ा था। अचानक एक कैबिनेट के ऊपर से धूल से भरी चमड़े की किताब नीचे गिर गई, जिसने उसे चौंका दिया। उत्सुक होकर उसने इसे खोला। यह अल्जीरिया में एक फ्रांसीसी सैनिक के रूप में लियोन के समय की उसकी व्यक्तिगत डायरी निकली। मैथ्यू ने तुरंत लेखन की असाधारण गुणवत्ता को पहचान लिया। इसमें लियोन के जीवन की, उसकी पहली हत्या से लेकर अफ्रीका के युद्ध के मैदानों पर उसकी गहरी चिंताओं तक का विशद वर्णन था। घर वापस आकर मैथ्यू अभी भी एक नया उपन्यास लिखने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह एक ऐसी कहानी कैसे बनाए जो वास्तव में पाठकों को भावुक कर सके। तभी एक विचार आया। वह लियोन की डायरी पर आधारित एक उपन्यास लिखेगा। इसने एक सैनिक के रूप में लियोन के जीवन का वर्णन किया, एक भयानक वातावरण का वर्णन किया जहां आसमान काला हो गया था, हाथ पाप से लाल थे, और कैसे वह कठोर आदेशों और अपने स्वयं के विवेक के बीच जूझता था, खासकर जब महिलाएं और बच्चे भी उस अल्जीरियाई संघर्ष में शिकार बन गए थे। लियोन की कहानी को फिर से लिखने और मूल चरित्र नामों को सावधानीपूर्वक बदलने के दिनों के बाद उपन्यास आखिरकार पूरा हो गया। हालांकि मैथ्यू अनिश्चित था कि इस कहानी के लिए कौन सा शीर्षक उपयुक्त होगा। अंततः उसे एक शक्तिशाली वाक्यांश में प्रेरणा मिली, रक्त से काली हुई अल्जीरियाई रेत। फिर उसने अपने नए उपन्यास का शीर्षक ब्लैक सैंड रखा। अगले ही दिन काम करते समय मैथ्यू को प्रकाशक का फोन आया। उन्होंने उसे बताया कि उसका उपन्यास ब्लैक सैंड उत्कृष्ट था और उसे एक बैठक के लिए आमंत्रित किया। मैथ्यू बहुत खुश था कि उसका उपन्यास स्वीकार कर लिया गया है। हालांकि क्योंकि कहानी पूरी तरह से उसका अपना विचार नहीं थी, उसने लियोन की डायरी से सभी महत्वपूर्ण पलों को सावधानीपूर्वक नोट कर लिया ताकि वह प्रकाशक को आसानी से कहानी समझा सके। सब कुछ याद करने के बाद उसने डायरी को जला दिया। बाहरी रूप से कहानी को पूरी तरह से अपना मूल काम होने का दावा किया। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि एक बड़ा दुर्भाग्य उसके बाकी जीवन के लिए उसे परेशान करने वाला था। मैथ्यू अंततः उस प्रकाशक से मिला जो उसके लेखन से रोमांचित था। उसने मैथ्यू की लेखन शैली और उपन्यास की गहराई से छू लेने वाली कहानी की प्रशंसा की, यह कहते हुए कि यह पाठकों को सीधे युद्ध के मैदान में ले जाती है। संयोग से मैथ्यू ने वहां एलिस को देखा, जो उपन्यास की समीक्षा भी कर रही थी। मैथ्यू, जो अभी भी उस पर फिदा था, उसके पास गया। एलिस ने उसे पहचाना नहीं और वह बेपरवाह लग रही थी। उसने टिप्पणी की कि ब्लैक सैंड एक उत्कृष्ट उपन्यास था जो उसकी उम्मीदों से कहीं अधिक था। तभी एक किताबों की दुकान के मालिक ने मैथ्यू को बुलाया और उसे बधाई दी। एलिस को अचानक एहसास हुआ कि वह जिस आदमी से बात कर रही थी वह ब्लैक सैंड से लेखक मैथ्यू था। इससे निश्चित रूप से वह प्रभावित हुई। 30 साल बाद
मैथ्यू एक प्रसिद्ध लेखक बन चुका था। उसका उपन्यास एक बहुत बड़ा बेस्ट सेलर था जिससे उसे काफ़ी आमदनी हुई। इससे भी अच्छी बात यह थी कि एलिस अब उसकी प्रेमिका थी। उसने उसे अपने अमीर माता पिता एलन और हेलेन से मिलने के लिए आमंत्रित किया, जो समुद्र तट पर एक शानदार हवेली में रहते थे। वहां एलन ने गर्व से दुर्लभ फ्रांसीसी शाही युग के हथियारों का अपना संग्रह दिखाया। बाद में एलिस मैथ्यू को तट के किनारे सैर के लिए ले गई और उसे एक शेड भी दिखाया जहां वह बचपन में अपने पिता के साथ लुका छिपी खेलती थी। एलिस के साथ अपना प्यारा समय बिताते समय उसके प्रकाशक ने अचानक फोन किया। मैथ्यू ने अपने अनुबंध का उल्लंघन किया था। ब्लैक सैंड को रिलीज हुए 30 साल हो चुके थे और मैथ्यू ने कोई नया उपन्यास प्रस्तुत नहीं किया था। उसके प्रशंसक और काम का इंतजार कर रहे थे और उसका अनुबंध उसे नई सामग्री तैयार करने के लिए बाध्य करता था। फिर भी उसने एक पन्ना भी नहीं भेजा था। अपने कमरे में मैथ्यू पूरी तरह से निराश था। वह एक अच्छा उपन्यास नहीं लिख सकता था क्योंकि गहराई में वह जानता था कि उसमें प्राकृतिक प्रतिभा की कमी है। मामले को और खराब करने के लिए उसकी रॉयल्टी अब प्रकाशक द्वारा रोक दी गई थी क्योंकि उसने एक नया उपन्यास तैयार करने के अपने अनुबंध को पूरा नहीं किया था। अनुबंध में रॉयल्टी को अनिश्चित काल तक जारी रखने के लिए प्रति लेखक कम से कम 2 उपन्यासों की शर्त रखी गई थी। फिर स्टैनिस्लोस, या संक्षेप में स्टैन, जो एलन और हेलेन का थोड़ा अभिमानी गॉडसन था, मिलने आया और मैथ्यू से मिला। उन्होंने कुछ ड्रिंक्स पी। उसके व्यवहार से यह स्पष्ट कि स्टैन को एलिस से प्यार था और वह मैथ्यू के उसका प्रेमी होने से खुश नहीं था। अगले दिन मैथ्यू अभी भी संघर्ष कर रहा था कि क्या लिखा जाए। उसने अपने पहले अस्वीकृत उपन्यास समवन फ्रॉम बिहाइंड को फिर से देखा और इसे एलिस को उसकी समीक्षा के लिए दिया। उसने उसे नहीं बताया कि यह उसका अपना काम था। इसके बजाय दावा किया कि प्रकाशक ने इसे समीक्षा के लिए उसे भेजा था और व्यस्तता का नाटक करते हुए एलिस से उसकी प्रतिक्रिया का आकलन करने के लिए इसे पढ़ने के लिए कहा। कुछ ही समय बाद स्टैन आ गया और मैथ्यू से बातचीत की। स्टैन ने अल्जीरिया के अपने व्यापक ज्ञान के बारे में शेखी बखारी जहां उसके पिता ने सेवा की थी और अपना विस्मय व्यक्त किया कि मैथ्यू कभी वहां न होने के बावजूद ब्लैक सैंड में युद्ध का इतना विस्तृत और वायुमंडलीय विवरण लिख सका। हालांकि स्टैन लगातार मैथ्यू को घेरने के लिए कमजोरियों की तलाश करता रहा, यहां तक कि यह टिप्पणी भी की कि एक आदर्श पुरुष के लिए एलिस के मानक बहुत ऊंचे थे, जिससे मैथ्यू असहज हो गया। उस शाम एलिस ने मैथ्यू को बताया कि उसने जो लेखन उसे दिया था वो भयानक था। वो इसे पूरा भी नहीं कर सकी क्योंकि यह बहुत उबाऊ था और उसे यकीन था कि कोई भी प्रकाशक ऐसा उपन्यास स्वीकार नहीं करेगा। मैथ्यू चुपचाप गुस्से में उबल रहा था, खुद से निराश था। दिन बीतते गए। नाश्ते के समय मैथ्यू को बैंक से फोन आया। उसके क्रेडिट कार्ड की सीमा पार हो गई थी और उन्होंने तत्काल भुगतान की मांग की। मैथ्यू घबरा गया। उसका खाता खाली था क्योंकि प्रकाशक के साथ अपना अनुबंध तोड़ने के कारण उसकी रॉयल्टी रोक दी गई थी। वह ब्लैक सैंड जितना अच्छा दूसरा उपन्यास नहीं लिख सकता था, जिसने केवल उसके तनाव और आत्मसंदेह को बढ़ा दिया। हताश होकर उसने एक दुर्घटना का नाटक किया और अस्पताल चला गया, यह दावा करते हुए कि उस पर लुटेरों ने हमला किया था। यह एलिस और उसके परिवार को यह महसूस करने से रोकने के लिए एक झूठ था कि वह वास्तव में तनावग्रस्त था और खुद को नुकसान पहुंचा रहा था। इस बीच ऐसा लग रहा था कि स्टैन को मैथ्यू के बारे में कुछ संदेहास्पद लग रहा था। घर वापस आकर प्रकाशक ने नए उपन्यास की पांडुलिपि के लिए मैथ्यू को लगातार परेशान किया, लेकिन मैथ्यू ने केवल खोखले वादे किए। उसने एक पैराग्राफ भी नहीं लिखा था। दूसरी ओर एलिस के पिता एलन को अपने होने वाले दामाद की चिंता होने लगी थी। उन्होंने मैथ्यू को सूचित किया कि उसके लिए एक पत्र आया है। जब मैथ्यू ने इसे खोला तो उसे डायरी के मालिक लियोन की एक तस्वीर मिली, जिसके बारे में मैथ्यू का मानना था कि वह मर चुका है। समय बीतता गया। मैथ्यू एक फैन साइनिंग इवेंट के लिए एलिस के साथ एक किताबों की दुकान पर गया। अचानक एक व्यक्ति ने लियोन का दोस्त होने का दावा करते हुए कहा कि मैथ्यू ने एक मृत व्यक्ति की डायरी का दुरुपयोग किया है। अर्नो के रूप में पहचाने जाने वाले उस व्यक्ति ने चुप रहने के लिए 500 मिलियन की मांग की और जनता के सामने यह उजागर करने की धमकी दी कि ब्लैक सैंड मैथ्यू का मूल काम नहीं था। अगले दिन अर्नो ने पैसे की मांग करते हुए फोन किया। मैथ्यू ने यह समझाते हुए समय मांगा कि उसका खाता खाली है। अर्नो ने तब खुलासा किया कि उसे पता था कि एलिस और उसका परिवार आंगन में घूम रहे थे, जिसका अर्थ है कि वह उनके घर की जासूसी कर रहा था। घिरे हुए मैथ्यू ने अर्नो को एलन के संग्रह से एक बहुत महंगी पिस्तौल देने का वादा किया। मैथ्यू को इस बात का पता नहीं था कि स्टैन उसके पीछे खड़ा था और पिस्तौल के बारे में बातचीत सुन रहा था। उस रात बाद में मैथ्यू के लिए कलेक्टर की उस पिस्तौल को चुराने का समय आ गया था। उसने एलन के गोल्फ दस्ताने का इस्तेमाल किया और एक खिड़की तोड़ दी ताकि यह चोरी जैसा लगे। अगली सुबह पुलिस ने एलन के घर में हुई कथित चोरी की जांच पूरी कर ली। मैथ्यू और एलिस ने अलार्म
सिस्टम लगाने का सुझाव दिया। इस बीच एक दिन पहले मैथ्यू की बातचीत पर संदेह करने वाले स्टैन ने बहादुरी से मैथ्यू के कमरे की तलाशी लेने का साहस किया। उसी समय एलिस और उसके पिता ताजी हवा के लिए समुद्र तट पर टहलने गए और मैथ्यू ने उनके साथ न जाने का विकल्प चुना। मैथ्यू के कमरे में वापस स्टैन को एक लकड़ी का बुक बॉक्स मिला। उसी समय मैथ्यू अंदर आया और उसने देखा कि स्टैन ने वह पिस्तौल पकड़ रखी है जिसे उसने छिपाया था। स्टैन ने तुरंत मैथ्यू पर हमला कर दिया, यह घोषणा करते हुए कि वह कभी एलिस को नहीं पा सकेगा। एक हताश संघर्ष में मैथ्यू ने पिस्तौल से स्टैन के सिर पर प्रहार किया। दुखद रूप से उस सिर के घाव से स्टैन की मृत्यु हो गई, जिससे मैथ्यू हक्का बक्का रह गया। उसका इरादा कभी मारने का नहीं था। कुछ ही पलों बाद एलिस की आवाज़ दूर से गूंज उठी, जिससे मैथ्यू ने तुरंत स्टैन के शरीर को उसके सामान के साथ अलमारी में छिपा दिया। जब उसने खुद को साफ किया तो मैथ्यू ने अपनी गर्दन पर स्टैन के खरोंच के निशान देखे, जिन्हें उसने एक कॉलर वाली शर्ट से ढक लिया। जल्द ही एलेन और एलिस आईं, यह सोचकर कि स्टैन बिना अलविदा कहे इतनी अचानक क्यों चला गया। एलिस ने उसे फ़ोन करने की कोशिश की, जिससे मैथ्यू घबरा गया। उसने जल्दी से स्टैन के फ़ोन को साइलेंट कर दिया और एलिस को एक टेक्स्ट संदेश भेजा, जिसमें दावा किया गया कि स्टैन किसी जरूरी मामले के कारण चला गया है। उस शाम उन सभी ने एक साथ रात का खाना खाया, जब अचानक छत से डाइनिंग टेबल पर कुछ टपका। मैथ्यू को तुरंत डर लगा कि यह स्टैन का खून रिस रहा है, लेकिन यह केवल उसका अपना डर निकला। वह तरल पदार्थ वास्तव में उसकी नाक से बहने वाला खून था। एलिस ने उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन मैथ्यू ने मना कर दिया और अलमारी की जांच करने के लिए मेज से उठकर चला गया। उसके लिए राहत की बात यह थी कि फर्श पर कोई लाल तरल पदार्थ नहीं रिस रहा था या जमा नहीं हो रहा था। कुछ ही समय बाद एलिस अपना कुत्ता लेकर मैथ्यू को देखने आई। कुत्ता अलमारी के दरवाजे पर जोर से भौंकने लगा, जिससे मैथ्यू को थोड़ा गुस्सा आया और उसने एलिस को तुरंत जाने के लिए कहा। उस रात बाद में जब सभी लोग गहरी नींद में सो रहे थे, मैथ्यू ने अपने ससुराल वालों के शेड से औजार निकाले। उसने स्टैन के शरीर को एक चटाई में लपेटा और अपने पतले शरीर के साथ उसने ऊपरी मंजिल से बंडल को धकेलने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। फिर वह शरीर को डुबाने की योजना बनाते हुए इसे समुद्र तट पर ले गया। मैथ्यू को स्टैन को समुद्र में डुबाने के लिए भारी धातु के वजन मिले और वह भयानक दृश्य आखिरकार शुरू हो गया। अपनी योजना को सफलतापूर्वक अंजाम देने के बाद मैथ्यू वापस भागा, लेकिन अजीब तरह से नाव का इंजन बंद हो गया। जल्द ही पानी पर मरीन पुलिस की गश्ती नाव दिखाई दी। घबराकर मैथ्यू तुरंत समुद्र के तल में गोता लगा गया, पकड़े जाने के डर से, और बेतहाशा किनारे की ओर तैरने लगा। सुबह का सूरज पहले ही निकल चुका था। मैथ्यू घर वालों के जागने से पहले घर वापस आ गया। वह ऐसा दिखाना चाहता था जैसे वह कहीं गया ही नहीं है। वह जल्दी से बिस्तर पर गया, लेकिन एलिस पहले ही जाग चुकी थी और चुपचाप सोच रही थी कि मैथ्यू पूरी रात कहाँ था। उस दोपहर बाद मैथ्यू उठा और एलिस को खोजने लगा, यह सोचकर कि वह समुद्र तट पर हो सकती है। और निश्चित रूप से एलिस एक उपन्यास पढ़ने में तल्लीन थी। चट्टानों के पास एक लिपटे हुए बंडल को तैरते देख वह चौंक गई। हालांकि यह केवल मैथ्यू का एक बुरा सपना था। फिर उसने एक ताजा शॉवर लिया और जल्दी से चोरी की गई कलेक्टर की पिस्तौल अर्नो को सौंप दी। प्राचीन पिस्तौल के उच्च मूल्य को जानकर अर्नो रोमांचित था। फिर उसने खुलासा किया कि वह लियोन का बेटा था। उसने अपने पिता के जीवित रहते कभी उनसे मुलाकात नहीं की थी, लेकिन अब जब उसके पिता की डायरी एक बेस्ट सेलिंग उपन्यास बन गई थी तो वह रिश्तेदारी का दावा कर रहा था और मैथ्यू से पैसे ऐंठ रहा था। घर लौटने पर मैथ्यू एलिस के बदले हुए व्यवहार से हैरान रह गया। उसने उस पर पिछली रात धोखा देने का आरोप लगाया, जिसका मैथ्यू ने सख्ती से खंडन किया। एलिस ने मैथ्यू के फोन पर कई कॉल्स की ओर भी इशारा किया, यह मानते हुए कि वे किसी अन्य महिला के थे, जबकि वास्तव में वे अर्नो के थे। मैथ्यू ने बेताबी से समझाने की कोशिश की कि वह इकलौती महिला थी जिससे वह प्यार करता था। पहली नज़र के बाद से उसने हमेशा उसी के सपने देखे थे, लेकिन उस समय उसकी कोई हैसियत नहीं थी। फिर ब्लैक सैंड ने सब कुछ बदल दिया। वे एक दूसरे को जानने लगे और वह उसके जीवन का सबसे खुशी का दिन था। मैथ्यू ने अंततः कबूल किया कि वह कोई महान लेखक नहीं था और उपन्यास वास्तव में उसका नहीं था। उसे केवल यह डर था कि अगर एलिस को सच्चाई पता चली तो वह उसे छोड़ देगी। लेकिन उसे राहत मिली कि एलिस अभी भी मैथ्यू से प्यार करती थी, यहाँ तक कि यह जानते हुए भी कि वह वैसा शानदार लेखक नहीं था जैसा वह उसे मानती थी। उसने कहा कि उनका प्यार सच्चा था और इसके लिए किसी कारण की आवश्यकता नहीं थी। उनमें सुलह हो गई और उन्होंने बाकी का दिन एक साथ बिताया। कुछ दिनों बाद मैथ्यू को अपनी कहानी के बारे में एक उपन्यास लिखने की प्रेरणा मिली। इसकी शुरुआत एक मामूली इंसान के रूप में उसके अतीत, एक उच्च समाज की लड़की के साथ उसके प्यार में पड़ने, उसके तीव्र संघर्षों और उसके जीवन में जो कुछ भी हुआ था, जिसमें हत्या और उसके द्वारा अनुभव किए गए झूठ शामिल थे, से हुई। बेशक उसने सभी चरित्रों के नाम बदल दिए ताकि एलिस और बाकी किसी को भी संदेह न हो कि यह उसकी वास्तविक कहानी है। मैथ्यू यह साबित करना चाहता था कि वह अपने हाथों से एक अच्छा उपन्यास लिख सकता है।
जबकि एलिस उसे कभी हार न मानने के लिए प्रोत्साहित करती रही। आखिरकार उपन्यास पूरा हो गया। उसने इसका शीर्षक फॉल्स प्रिटेंसेज रखा और लेखक के रूप में विश्वास के साथ अपना नाम लिखा। हालांकि जब वह एलिस को खोजने समुद्र तट पर गया तो उसने इसके बजाय देखा कि पुलिस को समुद्र में स्टैन का शव मिल गया था। उसके अंदर दहशत फैल गई। उसकी समस्या अंतहीन लग रही थी। पुलिस जल्द ही उनके घर पहुंची और निवासियों को सूचित किया कि स्टैन के नाखूनों के नीचे त्वचा पाई गई है, जिससे पता चलता है कि स्टैन ने अपने हमलावर को खरोंचा था। पुलिस ने अनुरोध किया कि पड़ोसियों और स्टैन को जानने वाले किसी भी व्यक्ति सहित घर के प्रत्येक सदस्य का रविवार को पेरिस में डीएनए टेस्ट किया जाए। जैसे कि यह पर्याप्त नहीं था, अर्नो ने मैथ्यू को फिर से फोन किया और अधिक पैसे की मांग की। मैथ्यू तेजी से निराश हो गया। वह असमंजस में था। यदि उसने डीएनए टेस्ट कराया तो वह निश्चित रूप से स्टैन की हत्या के लिए पकड़ा जाएगा और उसे जेल भेज दिया जाएगा। वह पागलों की तरह इस असंभव स्थिति से बचने का रास्ता सोचने लगा। अगले दिन एलिस और उसके माता पिता अंतिम संस्कार के लिए पेरिस में स्टैन के माता पिता से मिलने के लिए निकल गए। मैथ्यू अपने प्रकाशक के साथ बैठक का बहाना बनाकर उनके साथ नहीं जा सका। फिर उसने एलिस को अपनी जीवन कहानी के बारे में उपन्यास दिया, उसे पढ़ने के लिए कहा और रविवार को डीएनए परीक्षण के लिए पेरिस में उससे मिलने का वादा किया। यह अर्नो के साथ उसकी मुलाकात का समय था, जो उससे पैसे ऐंठा रहा। मैथ्यू ने सीट बेल्ट बकल स्लॉट में एक सिक्का डालकर अर्नो को नुकसान पहुंचाने की योजना बनाई, जिससे वह अक्षम हो जाए। अर्नो खुद को बेहतर महसूस करते हुए अगर मैथ्यू ने उसे पैसे नहीं दिए तो एलिस और उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी, यहां तक कि उनके घर से प्राचीन वस्तुएं लेने की भी योजना बनाई। मैथ्यू ने अब पूरी तरह से निराश होकर कार को कुछ चट्टानों से टकरा दिया। सौभाग्य से मैथ्यू बच गया, लेकिन अर्नो मारा गया। उसकी सीट बेल्ट स्पष्ट रूप से विफल हो गई। मैथ्यू ने तब डीएनए टेस्ट और जेल से बचने के लिए एक हताश योजना बनाई। उसने अर्नो के शरीर को ड्राइवर की सीट पर ले जाया और उसकी घड़ी बटुआ और फोन उस पर रख दिया, यह उम्मीद करते हुए कि हर कोई मानेगा कि मैथ्यू खुद मर गया है। खतरा निश्चित रूप से यह था कि उसे मृत मान लिया जाएगा और वह फिर कभी एलिस के साथ नहीं रह पाएगा। दृश्य की पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए उसने कार और शरीर पर गैसोलीन डाला और उनमें आग लगा दी। मैथ्यू फिर गायब हो गया और पूरी दुनिया यह मान रही थी कि दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई है। 2 दिन बाद मैथ्यू ने एक होटल से खबर देखी जिसमें रिपोर्ट दी गई थी कि वह ब्लैक सैंड का अभूतपूर्व लेखक एक कार दुर्घटना में दुखद रूप से मारा गया था। 2 साल बीत गए। मैथ्यू अपने पुराने रूप में वापस आ गया था, जो कबाड़ ढोने वाले के रूप में काम कर रहा था। उसने इस तथ्य को स्वीकार कर लिया था कि वह एक महान लेखक नहीं था, और यह शायद उसकी सच्ची नियति थी। उसके लिए सड़ी हुई जेल में मशहूर होने से बेहतर एक आम इंसान होना था। हालांकि उसकी मजदूरी कम थी, लेकिन उसका जीवन अंततः शांतिपूर्ण था, झूठ जीने के बोझ से मुक्त। जल्द ही बारिश हुई, जिससे शहर की सड़कें भीग गईं। जब वह घर जाते समय एक किताबों की दुकान के पास से गुजरा तो मैथ्यू अपनी खुद की तस्वीर को प्रमुखता से प्रदर्शित देखकर दंग रह गया। उसके जीवन के बारे में उपन्यास फॉल्स प्रिटेंसेज, जो उसने एलिस को दिया था, एक प्रकाशक द्वारा स्वीकार कर लिया गया था और अब पूरे यूरोप में एक बेस्ट सेलर था। इतना ही नहीं, उसने अंदर एलिस को एक बच्चे के साथ देखा जो वास्तव में उसका अपना बेटा था। मैथ्यू तबाह लग रहा था, अपने प्यारे बच्चे को गले लगाने में असमर्थ था। अचानक एलिस ने दरवाजे की ओर देखा और कहानी समाप्त हो गई।